अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक। कोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन के मुतालिक, कोनियम के इस्तेमाल के मुतालिक हम कोशिश करेंगे कि इसकी तशरीह या तोज़ी इस अंदाज से करें कि बात एक नुक्ता पे इकट्ठी हो जाए और जो नए फील्ड में आने वाले दोस्त हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। कोनियम एक ऐसी दुआ है जो हाईली टॉक्सिक है, इंतहाई जहरीली दुआ है, लेकिन जब हम उसे होम्योपैथिक पोटेंसी की फॉर्म में ले आते हैं तो उतनी ही ये कारआमद हो जाती है, उसके जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं। हमने देखना है कि कोनियम जब बॉडी में एंटर होती है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। दोस्तों, कोनियम मैक जब इस्तेमाल की जाती है तो इसका सबसे पहला जो असर है वो निकोटेनिक रिसेप्टर्स जो हैं उनको बाइंड करना है, उनको उनकी राह में रुकावट हायल करना है। सेकेंडली, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे पहले तो ये स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट करने के बाद ये डिप्रेस करती है। इसकी एक सादा सी मिसाल दे दूं कि जिस तरह ऐसे कह सकते हैं हम कि ये सबसे पहले नर्वस सिस्टम को जवान करती है और उसके बाद फौरी उसको बूढ़ा कर देती है। यानी पहले स्टिमुलेट करती है, उसके बाद उसे डिप्रेस कर देती है। असाबी निज़ाम पे इसका असर इसी तरह से होता है। सबसे पहले इंसान के जिस्म के अंदर तहरीक पैदा होती है, बेहतरीन किस्म की स्टिमुलेटर है, मुहरक है। उसके बाद फौरी तौर पे ये डिप्रेस कर देती है, पैरालाइज्ड कर देती है। अब हम इसको ना मटीरिया मेडिका में बूढ़ों की दुआ के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा एक अहम फिक्रा लफ्ज़ है, बूढ़ों की दुआ। बूढ़ों की दुआ इसलिए इसे जाना जाता है कि जिस तरह इस मेडिसिन का मैकेनिज्म है, बॉडी में ये जिस तरह करती है, जो अलामात पैदा करती हैं वो ऑलरेडी बुढ़ापे में मौजूद होती हैं, इसलिए इसे बूढ़ों की दुआ कहा जाता है। यानी बूढ़ों के अंदर एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डिप्रेस होता है, निकोटेनिक जो रिसेप्टर्स हैं वो पुअर होते हैं, असाब के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, उनका कम्युनिकेशन जो है नर्वस सिस्टम का वो भी कमज़ोर होता है। इसलिए इसको बूढ़ों की दुआ कहा जाता है। अब हमारे पास दो पॉइंट इकट्ठे हो गए, एक कोनियम का मैकेनिज्म, दूसरा बुढ़ापा। ज़रूरी नहीं कि ये बुढ़ापे में अगर किसी इंसान में सेम अलामात बुढ़ापे से कबल मौजूद हैं तो दुआ कोनियम मैक होगी, क्योंकि मैकेनिज्म सेम है। कोनियम मैक असाब
मसल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसके मुअत्तल हो जाने पर इस्तेमाल की जाएगी, उसके कट हो जाने पर इस्तेमाल की जाएगी। कोनियम की अलामात में सबसे बड़ी अलामत यह है कि सुस्ती, काहली, कमजोरी, निचले हिस्सा की कमजोरी ये कोनियम में पाई जाती है, क्योंकि मोटर नर्वस सिस्टम जो है इंसान का, उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो मुतासिर हो जाता है। निचले हिस्से के फालिज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बूढ़ों की मर्दाना कमजोरी में इसका नाम लिया जाता है कि इस्तेमाल होगी। असल में होता ये है कि बॉडी में जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो एक तो कम्युनिकेशन जो है वो सारे का सारा मुतासिर होता है। जो इंसान देखता है उसके जो इरादी और गैर इरादी, जिस्म के अंदर दो निज़ाम हैं, दो सिस्टम्स हैं, एक इरादी है, दूसरा गैर इरादी है। गैर इरादी में जैसे हमारा सांस का चलना, हमारी हार्ट बीट, सेक्स जो है उसको मैं इरादी नहीं कहूँगा, गैर इरादी इसलिए ये कहूँगा कि हमारे इरादे के बगैर जब भी ख्याल आया या ख्याल ना भी आया, नींद आई, ख्वाब आया, तो हमारे मना करने के बावजूद, रोकने के बावजूद भी इरेक्शन कायम हो जाती है जवानी की हालत में, तो ये कंट्रोल में नहीं रहती। इसके असल में पीछे जो निज़ाम है जो कंट्रैक्शन पैदा करती है पेनिस के अंदर, जो खून को का दबाव पेनिस के अंदर डाल के फिर उसको इरेक्ट करती है, उस हार्मोन्स का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। खैर इसमें बहुत से हार्मोन्स हैं जो रोल अदा करते हैं, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो कोनियम के मुतलका बहुत अहम है, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं अगर वो ब्लॉक हो गए तो नतीजतन क्या होगा कि हमारा जो गैर इरादी सिस्टम है वो भी फेल होना शुरू हो जाएगा, हार्मोन्स पे भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा, इरेक्शन भी कम हो जाएगी, किडनीज वर्क भी कम हो जाएगा। यानी कि इसका जो पीछे मैकेनिज्म है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंड करता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने के सबब नॉरएपिनेफ्रिन मुतासर होंगे, उनकी मिकदार कम होगी। जैसे उनकी मिकदार कम होगी, पेनिस के अंदर जो है खून का दबाव और उनके मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन ये कम हो जाएगी। जैसे ये कम होगी तो नतीजतन इरेक्शन कमज़ोर होगी, ख्वाहिश अंदर मौजूद होगी लेकिन सलाहियत नहीं होगी। ये पूरी की पूरी तस्वीर कोनियम की है। प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में ये होगा कि टेस्टोस्टेरॉन जो है अरोमाटेज एंजाइम बढ़ेगा, तो टेस्टोस्टेरॉन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे भी कोनियम की अलामात आ जाएंगी। प्रोस्टेट में कोनियम इस्तेमाल होगी, पुअर इरेक्शन में कोनियम इस्तेमाल होगी, क्योंकि मसल्स के अंदर, असाब के अंदर ना तो वो तनाव रहा, ना वो खिंचाव रहा, ना वो इलास्टिसिटी रही।
बैक में जो मैकेनिज्म है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स का जो है वो ब्लॉक होना है, नर्वस सिस्टम का मुतासिर होना है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स ब्रीथिंग सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बेसिकली एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि कोनियम का जो हाईली इफेक्ट है वो यही होता है कि ऑक्सीजन का लेवल मुतासिर होना। देखिए, जब कोनियम को प्योर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, या उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसमें होता ये है कि लंग्स फेल हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। नतीजतन ऑक्सीजन की कमी के सबब मौतवा क्या होती है, तमाम इंसानी सिस्टम्स की और इंसान की। यही मैकेनिज्म है जहां पे हमें नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन का तसलसल या ऑक्सीजन की मिकदार बॉडी में ख़त्म हो गई और साथ में निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हैं, असाबी निज़ाम जो है वो उसमें हलल है, रुकावट है, नर्वस सिस्टम बर्बाद है, फालिज की कैफियत है, मफलूज हिस्से हैं, बुढ़ापे के आसार हैं। ब्रीथिंग, जाहिर बात है अगर ऑक्सीजन कम होगी तो सांस, हमारा जो सिस्टम है बॉडी का खुदादाद, उसमें सांस तेज आएगा ताकि बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा दी जा सके। ये बुढ़ापे में होगा। ये ब्रीथिंग की कंडीशन कोनियम में आ जाएगी, यानी स्टिमुलेट करेगी। कोनियम का मैकेनिज्म भी यही है, पहले स्टिमुलेट करती है फिर डिप्रेस करती है। हार्ट फेल होना, किडनी फेल होना, लंग्स फेल होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फेल होना, बहुत बड़ा फिक्रा कह रहा हूं। जहां पे हमें ओवरियन फेलियर के केस मिलते हैं, टेस्टिकुलर फेलियर के केस मिलते हैं, तो वहां पे हमें अगर कोनियम की अलामात ज़हनी मिल रही हैं, जिस्मानी मिल रही हैं, तो आपका केस ला इलाज नहीं है। टेस्टिकुलर फेलियर में आज़ूस्पर्मिया का केस मिल रहा है, हाइपोस्पर्माटोजेनेसिस का केस मिल रहा है जिसमें स्पर्म को प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर उसमें काज ऑफ डिजीज जो है पीछे ऐसा है कि जिसकी वजह से निकोटिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए हैं, तो कोनियम बेखता इस्तेमाल होगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा असर ग्लैंड्स पर है। जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें खलल आ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो ब्लड वहां का वहां रुक जाता है। ऐसी जब कंडीशन हमें देखने में मिलती है तो हम देखते क्या है कि ग्लैंड्स जो हैं वो सहत हो चुकी हैं, उनमें अंजमादे खून हो चुका है, पत्थर की तरह सहत हो चुकी हैं, पस्तान पत्थर की तरह सहत है, थायराइड पत्थर की तरह सहत है। थायराइड वर्क नहीं कर रही, स्टिमुलेट करने की उसको ज़रूरत है। आपका TSH भी जो है उसको स्टिमुलेट करना चाहे बढ़ भी जाए उसकी मिकदार, लेकिन उसमें कोई तहरीक नहीं आ रही, तो भाई कोनियम इस्तेमाल होगी। आपका FSH लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, LH लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन टेस्टिस काम नहीं कर रहे, कोनियम इस्तेमाल होगी। टेस्टिस पत्थर की तरह सहत हो गए हैं, डल हो गए हैं, स्पर्माटोजेनेसिस का अमल नहीं हो रहा,
टेस्टोस्टेरॉन की लेवल पूरा है, कोनियम इस्तेमाल होगी। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है, इरेक्शन कमजोर है, निचले अज़ा में कमजोरी है, दिमाग में सुस्ती है, कोनियम का हिज़यान है, या कोनियम की तरह की दिमागी अलामात मौजूद हैं, मेमोरी शॉर्ट है, ब्रीथिंग है, सांस भी फूल रहा है, ऑक्सीजन की कमी फील कर रही है बॉडी, तो जाहिर बात है नाइट्रिक ऑक्साइड की भी कमी होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होगी तो ब्लड की सप्लाई की भी कमी होगी। ऐसी कंडीशन में कोनियम इस्तेमाल होगी। अगर निचले हिस्सा में ब्लड जाके वापस रिटर्न नहीं आ रहा उसी रेशो से, वेन्स के वाल्व खराब हैं, ब्लड बैक में आर्टरीज की तरफ जा रहा है, तो कोनियम इस्तेमाल होगी। यानी कोनियम का दायरा समझना कोई मुश्किल नहीं, इसका इस्तेमाल मुश्किल नहीं। आज़ूस्पर्मिया, लो लिबिडो, प्रोस्टेट, किडनीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये तमाम कोनियम के दायरा इख्तियार में आ रहा है। जिस्म के अंदर अगर सेल्स की ओवर ग्रोथ शुरू हो गई है, कार्सिनोमा टाइप सेल्स की ग्रोथ हो गई है, यूट्रस के अंदर ट्यूमर की प्रोडक्शन हो गई है, ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर की प्रोडक्शन हो गई है, तो कोनियम का इस्तेमाल बहुत मुफीद होगा। लेकिन उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुतासिर होना, मोटर नर्वस सिस्टम का मुतासिर होना भी पाया जाएगा। यानी मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम का जो जिक्र कर रहा हूँ, इससे मुराद मेरी यही है कि आपकी जो है टोटलिटी पूरी हो जाए। आपको रट्टे की अलामात नहीं, आप बस देखें कि ये अलामात इस सिस्टम से मुतासरा हैं, उसकी वीकनेस जाहिर कर रही हैं, तो आप कोनियम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि कोनियम हमने किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, अगर तो कार्सिनोमा का केस है या हमने फौरी तहरीक देनी है, तो कोनियम हम 3x 6x में इस्तेमाल करेंगे। इसकी ऊंची पोटेंसी भी जो है 12x 30x भी जो है वो बहुत मुफीद साबित होती है, लेकिन हम इसको 3x से शुरू करेंगे। हमारा केस 3x 6x में ही सॉल्व हो जाएगा। थायराइड के केसेस में अगर थायराइड को स्टिमुलेट करने की जरूरत है तो 3x में केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमें उसकी कंप्लीमेंट्री अद्वियात की भी जरूरत होगी, हेल्पर मेडिसिन की भी जरूरत होगी, तो वो एक माहिर फिजिशियन ही कर सकता है। और कोई भी, ये मेरी वीडियो सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।